41। जगतु जनि हो जिहि सकलु सो हरि जनि हो नाही, ज्यों अखिनु सब देखियो आँखी न देखी जाय। संदर्भ प्रस्तुत दोहा रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि बिहारी द्वारा रचित एकमात्र साहित्यिक रचना बिहारी सतसई से लिया गया है। प्रसंग बिहारी का यह दोहा दर्शन से प्रभावित है। यह कथन कोई ज्ञानी साधु अपने शिष्य से अथवा स्वगत कह रहा है। व्याख्या कवि परमात्मा का गुणगान बखान करता हुआ कह रहा है कि जिस परमात्मा ने हमें जन्म दिया है, जिस परमात्मा ने हमें जगत से परिचित कराया है, उनके अनेक प्रकार के भोग दिए हैं, हम उसी परमात्मा को नहीं जान पाते हैं। यह विडंबना इसी प्रकार की है जिस प्रकार हमारी आंखें तो सब कुछ देख लेती हैं, किंतु वह कभी स्वयं को नहीं देख पाती। इसी प्रकार हम भी अपने जन्मदाता ईश्वर को नहीं देख पाते। काव्य सौंदर्य बिहारी की मूल श्रृंगारी प्रवृत्ति से इतर इस दोहा दर्शन का है। कवि आत्मा संबंधी वेदांती दृष्टि से प्रभावित है। बिहारी की मुख्य प्रवृत्ति श्रृंगार की है, किंतु उनमें एक भक्त हृदयता भी विद्यमान था जो इस दोहे में दिखाई दे रहा है। 42 5 सितारे। मंगलु बिंदु सुरंगु मुखु शशि केसरी आड़ गुरु, इक नारी लही संगु रसमम किया लोचन जगत। संदर्भ प्रस्तुत दोहा रीतिकाल के सर्वविख्यात कवि बिहारी द्वारा रचित बिहारी सतसई से उद्धृत है। प्रसंग प्रस्तुत दोहे में नायक ओढ़ा नायिका के सौंदर्य का वर्णन कर रहा है। कवि ने नायिका के सौंदर्य का वर्णन करने के लिए ज्योतिष शास्त्र का सहारा लिया है। व्याख्या कवि नायिका को ऋतु सनाता नौढ़ा के रूप में चित्रित करता हुआ कह रहा है कि ऋतु स्नान के पश्चात नायिका के माथे पर रोली लाल बिंदी लगा रही है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे उसके माथे पर मंगल ग्रह उतर आया हो। नायिका ने केसर का आड़ तिलक लगा रखा है जो बृहस्पति के समान लग रहा है। नायिका का मुख चंद्र के समान शोभामान हो रहा है। नायिका को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे चंद्र, मंगल और बृहस्पति तीनों ग्रहों को स्त्री रूपी नारी के एक साथ प्राप्त कर लिया हो, जिसे देखकर मेरे नयन रूपी जगत रसमय हो रहे हो, अनुरागमय हो रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि ये मुझे जलमय कर देंगे। काव्य सौंदर्य प्रस्तुत दोहे में रूपक अलंकार का सुंदर प्रयोग है। इस दोहे में वर्णित नायिका के सौंदर्य का विशेषताओं से भारतीय परंपरा के संकेत मिलते हैं। ऋतु स्नान के बाद भारतीय नारी मंगल पूजा करती थीं और रोली की बिंदी और केसर का तिलक लगाती थीं। इस दोहे से बिहारी के सूक्ष्म ज्योतिषी ज्ञान का प्रमाण मिलता है। मुख के प्रसिद्धि उपमान चंद्र का प्रयोग किया गया है जो कि पारंपरिक उपमान है। 43 पिय तिय सो हंसी के कहो लखे ठिठौना, दीन चंद मुखी मुख चंदु तव भल चंद समुकीन। शब्दार्थ तियता नायिका लखय देखने पर ठिठौना कुदृष्टि से रक्षा हेतु काजल का टीका भला पूरी तरह से। संदर्भ प्रस्तुत दोहा रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि बिहारी लाल की एकमात्र रचना बिहारी सतसई से उद्धृत है। प्रसंग इस दोहे में नायिका के मुख पर काजल का टीका देखकर नायक इसकी अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा करता है। व्याख्या नायक अपनी प्रीतम के मुख पर काजल का टीका लगा देकर हंसकर कहता है कि हे चंद्रमुखी, तुम्हारा मुख तो पहले ही चंद्रमा के समान था, किंतु आज ये टीका लगाकर तुमने अपने मुख को पूरी तरह से चंद्रमा ही बना दिया है। विशेष बिहारी ने श्रृंगार पक्ष के अत्यंत सूक्ष्म बिंदु का प्रस्तुत किया है। ब्रज भाषा का सदा हुआ प्रयोग किया गया है। चंद्रमुखी में उपमा, मुख चंदू में रूपक तथा संपूर्ण दोहे में व्यतिरेक अलंकार की छटा दार्शनी है। 44 कौहार सी एडिनुई की लाली देखी सुहाई, पाई महावरु देई की आपू भई पे पाई। शब्दार्थ कौहर इंद्रयान नामक फल, सुभाई स्वाभाविक बेपाई बिना पैर के। संदर्भ प्रस्तुत दोहा रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि बिहारी लाल की एकमात्र रचना बिहारी सतसई से उद्धृत है। प्रसंग इस दोहे में नायिका की एड़ियों की सुंदरता का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया है। व्याख्या
बिहारी के अनुसार नायिका की एड़ियां स्वाभाविक रूप से ही इंद्रयान फल की भांति रक्तिमय है, जिसे देखकर नाइन अर्थात पैर में महावर लगाने वाली की बुद्धि शून्य हो जाती है। वह सोचती है कि ऐसी अरुणिमा लिए हुए एड़ियों में तो महावर लगाने की कोई आवश्यकता ही प्रतीत नहीं होती। विशेषतः एड़ी की सुंदरता का वर्णन करने से नक्शी का वर्णन करने की छवि की क्षमता का प्रदर्शन हुआ है। उपमा व अतिशयोक्ति अलंकार का सुंदर प्रयोग, बेपाइन होन मुहावरों का अति कुशल प्रयोगात्मक काव्यात्मक प्रयोग है। 45 5 सितारे खेलन सिखये अली भले चतुर हेरी मार कानन चारी नैन मृग नागर नर नु शिकार। शब्दार्थ अली सखी भले भली भांति अहेरी शिकारी मार कामदेव कानन चरी कानों तक फैला हुआ अर्थात सुदीर्घ अथवा जंगल में विचारण करने वाले नैन मृग नैन नेत्र रूपी हिरण नागर नगर निवासी अर्थात चातुर्य। संदर्भ प्रस्तुत दोहा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि बिहारी लाल की एकमात्र रचना बिहारी सतसई से उद्धृत है। प्रसंग, नायिका की सखी नायिका से प्रेमी जनों की घायल करने वाले उसके नेत्रों की दीर्घता का परिहासात्मक वर्णन करती हैं। व्याख्या, प्रस्तुत दोहे में नायिका की सखी उससे कहती हैं कि कामदेव रूपी चातुर्य शिकारी ने तेरे नयन रूपी मृग की भली भांति चातुर्य नगर वासियों का शिकार करना सिखा दिया है। अर्थात सुदीर्घ नेत्रों वाली नायिका जिस चातुर से चतुर व्यक्ति को भी देखती हैं उसे वही पूरी तरह से कामाहत कर लेती हैं। विशेषतः बिहारी ने बड़ी चतुराई से नगरवासियों द्वारा मृग के शिकार के बजाय नैनन रूपी मृग से नगरवासियों का शिकार होना दिखाया है। श्रृंगार रस में अद्भुत समंजस प्रतीत होता है। रूपक श्लेष में अद्भुत और विरोधाभास अलंकार का सुनियोजित प्रयोग कुशलता पूर्वक किया गया है। 46 5 सितारे रस श्रृंगार मंजनु किए कंजनु भंजनु दैन अंजनु रंजनु हु बिना खंजनु गुंजनु गंजनु नैन। शब्दार्थ, रस श्रृंगार मंजनु श्रृंगार रसोचित हाव भाव कटाक्षादि में दंश, कंजनु कमलों को भंजनु मानभंग पराजय, अंजनु काजल गंजनु तिरस्कार। संदर्भ प्रस्तुत दोहा रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि बिहारी लाल की एकमात्र रचना बिहारी सतसई से उद्धृत है। प्रसंग, प्रस्तुत दोहे में नायक नायिका के नेत्रों की प्रशंसा कर रहा है। व्याख्या, नायक अपनी प्रियतमा से कहता है कि श्रृंगार रसोचित हाव भाव कटाक्षादि में दक्ष तुम्हारे ये नयन चल में निगमन रहने वाले स्वच्छ कमलों का भी मान भंग करते हैं। अर्थात अपनी स्वच्छता स्वाभाविकता निगनता के कारण तुम्हारे ये नयन कमलों को भी लज्जित करते हैं। बिना काजल लगाए ही तुम्हारे नैसर्गिक नेत्र अपने स्वाभाविक श्यामता के कारण खंजन पंछी का तिरस्कार करते हैं। विशेषतः रीतिकालीन श्रृंगारिक चेतना की अभिव्यक्ति हुई है। नायिका के नेत्रों के उपमान के रूप में कमल तथा खंजन रूपी को प्रस्तुत किया गया है। स्वाभाविक को महत्ता प्रदान की गई है। रीतिकालीन नख शिख वर्णन पद्धति के अनुगमन में नेत्रों के सौंदर्य का चित्रण किया गया है। 47 साजे मोहन मोह को मोही करत कुचैन कहा करे उल्टे परे टोने लोने नैन। शब्दार्थ, साजे सजाए कुचैन बेचैन टोने टोटका लोने लौड़ युक्त। संदर्भ प्रस्तुत दोहा रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि बिहारी लाल की एकमात्र रचना बिहारी सतसई से उद्धृत है। प्रसंग, नायक के रूप में लौड़े पर मोहित हुई नायिका अपनी सखी से अपने नेत्रों की प्रशंसा करती हैं। व्याख्या, नायिका अपनी सखी से कह रही हैं कि मैंने अपने नयनों की काजलादि लगाकर इसीलिए सजाया था ताकि अपने प्रियतम को अपनी ओर आकर्षित कर सकूं, लेकिन हुआ इसके विपरीत। जब से इन नयनों ने उनकी ओर देखा है तब से मैं ही अत्यधिक बेचैन हो गई हूँ। अर्थात जब नायिका का नायक के दर्शन बिना चैन नहीं मिलता, इन नयनों का टोटका तो बिल्कुल उल्टा पड़ गया। विशेष श्रृंगारी की चेतना की सुंदर व्यंजना हुई है। बिहारी की गढ़ी हुई सधी हुई और परिष्कृत ब्रज भाषा का सौंदर्य दृष्टव्य
है 48 याके एवं औरो कछु लागी बिरह की लाई पज रे नीर गुलाब कै पिय की बात बुझई। शब्दार्थ ई कै इस नायिका के और कछु कछु अनोखी प्रकार की लई ज्वाला अग्नि पर प्रज्वलित होती है। बात एक वार्ता और दूसरा वाई संदर्भ प्रस्तुत द्वारी काल के सर्वश्रेष्ठ कवि बिहारी लाल के एकमात्र रचना बिहारी सही से उद्धृत है। प्रसंग प्रस्तुत दोहे में बिहारी दग्ध नायिका की विरह व्यथा का वर्णन उनकी सखियां करती हैं। व्याख्या नायिका के हृदय में कुछ विचित्र प्रकार की विरह अग्नि लगी हुई है। यह ऐसी अग्नि है जो गुलाब जल आदि छिड़कने से तो और अधिक प्रज्वलित हो जाती है, किंतु प्रीतम के बात रूपी वायु से आसानी से शांत हो जाती हैं। जहाँ सामान्य अग्नि वायु से प्रज्वलित होकर जल से शांत हो जाती हैं, वहीं नायिका की विरह अग्नि के सौंदर्य में स्थित बिल्कुल विपरीत है, जो जल में प्रज्वलित होकर प्रीतम की चर्चा रूपी वायु से समित होती हैं। विशेष विरह अग्नि की विलक्षणता मानते हुए उसे साधारण अग्नि की प्रकृति के विपरीत दर्शाया गया है। बिहारी की सधी हुई गढ़ी हुई और परिष्कृत ब्रजभाषा का सौंदर्य दृष्टव्य है। 49 कहा ले हुगे खेल पै तजो अटपटी बात ने के हंसही है भई भौहे सौहे खात। शब्दार्थ कहा लेहुगे क्या प्राप्त करोगे, तजो छोड़ना, ने कह कंचित थोड़ी, सौहे खात शपथ खाना। संदर्भ प्रस्तुत द्वारी काल के सर्वश्रेष्ठ कवि बिहारी लाल की एकमात्र रचना बिहारी सही से उद्धृत है। प्रसंग प्रस्तुत दोहे में एक रूठी हुई नायिका को उसकी सखी मनाती है, लेकिन नायक फिर से उसी स्त्री का नाम लेता है जिस से नायिका स्त्रियां करती है। पुनः सखी नायिका को मनाती है। वह नायक को सचेत करती है। नायक नायिका की सखी नायक से कहती हैं कि पराई स्त्री का नाम लेकर अपनी प्रियतमा को चिढ़ाने से तुम्हें क्या हासिल होगा। मेरे अनेकानेक शपथ खाने के बाद उसका चेहरा कुछ प्रसन्नचित हुआ है और तुम पुनः उसी स्त्री का नाम लेकर उससे चिढ़ा रहे हो। ऐसा न हो कि फिर वह फिर से रूठ जाए और उसे मनाना कठिन हो जाए। इस दोहे में ऐसा प्रतीत होता है कि रूठने पर नायिका की भाव भंगिमाएं नायक की को अच्छी लगती हैं, इसीलिए वह बार बार नायिका को चिढ़ाने का प्रयास करता है। विशेषतः रीतिकालीन श्रृंगार चेतना की अभिव्यक्ति हुई है। बिहारी की सधी हुई गढ़ी हुई और परिष्कृत ब्रज भाषा का सौंदर्य दृष्टाव्य है। 50 डारी सारी नीर को ओट अचूक चुकैन मोह मान मृगु कर बर गहे अहे अहेरी नैन। शब्दार्थ डारी डाली टहनी सखा सारी साड़ी नील की नीले रंग की चुकैने चूकते नहीं है। मन मृग मन रूपी मृग करवर अर्थात चीता गहे पकड़ना। अहे संबोधन सूचक शब्द अहेरी शिकारी। संदर्भ प्रस्तुत द्वारी काल के सर्वश्रेष्ठ कवि बिहारी लाल की एकमात्र रचना बिहारी सही से उद्धृत है। प्रसंग प्रस्तुत दोहे में नायक द्वारा नीली साड़ी पहनने हुए नायिका के शिकारी नेत्रों का वर्णन प्रस्तुत किया गया है। व्याख्या नायक कहता है कि हे प्यारी, तुम्हारे ये चीते जैसे शिकारी नेत्र नीली साड़ी रूपी टहनी और ओठ से मेरे मन रूपी मृग पर अचूक निशाना साधते हैं। अर्थात चीता जिस प्रकार वृक्षों की चोट से मृग का पीछा करते करते उसके निकट जाकर झटपट मारता है, ऐसी ही नायिका के नेत्र नीली साड़ी की ओट से नायक का शिकार करते हैं। विशेषतः श्रृंगार के वर्णन में बिहारी सधे हुए कवि माने जाते हैं। प्रस्तुत दोहे में भी बिहारी ने इसी प्रकार का उदाहरण प्रस्तुत किया है। साड़ी में डालियों का, मन में मृग का, नेत्रों में चीते का आरोप होने का रूपक अलंकार है। बिहारी की सधी हुई गढ़ी हुई और परिष्कृत ब्रज भाषा का सौंदर्य दृष्टव्य है। 51 दीर्घ सांस न ले ही दुख सुख सही न भूली दई दई क्यों करतु है दई दई सो कबूली। शब्दार्थ दीर्घ लंबी सुख सही, सुख के स्वामी को दही दैव देना, प्रदान करना, कबूल स्वीकार करना। संदर्भ प्रस्तुत दोहा रीति काल
के सर्वश्रेष्ठ कवि बिहारी लाल की एकमात्र रचना बिहारी ससई से उद्धृत है। प्रसंग प्रस्तुत दोहे में एक गुरु द्वारा त्रस्त शिष्य को सांत्वना दिया जा रहा है। व्याख्या बिहारी के अनुसार मनुष्य को दुख में विलाप नहीं करना चाहिए, लंबी लंबी सांसें लेकर हाथ दैव नहीं करना चाहिए और न ही सुख प्रदान करने वाले ईश्वर को भूलना चाहिए। जिस प्रकार ईश्वर के दिए गए सुख को स्वीकार किया था, उसी प्रकार ईश्वर द्वारा दिए गए दुख को भी स्वीकार करना चाहिए। अर्थात ईश्वर मनुष्य को सुख प्रदान करे अथवा दुख, दोनों को ही स्वीकार करना चाहिए। विशेषता श्रृंगारिता से इतर भक्ति परक उपदेश दिया गया है। सुख के साथ साथ दुख को स्वीकारने की बात कहकर बिहारी ने जीवन दर्शन का मर्म प्रस्तुत किया है, जिसमें दुख और सुख दोनों का सामंजस्य होता है। ब्रज भाषा का अत्यंत चमत्कारी प्रयोग किया गया है। यमक अलंकार का बेहद साधा हुआ रूप दृष्टि गोचर होता है। बावन बैठी रही अति सघन बन, पैठी सदन तन माह, देखी दोपहरी जेठ की छाहो चाहती छाह। शब्दार्थ पैठी प्रवेश होना, सदन तन शरीर रूपी घर, माह बीच में। संदर्भ प्रस्तुत दोहा रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि बिहारी लाल की एकमात्र रचना बिहारी ससई से उद्धृत है। प्रसंग कवि बिहारी ने इस दोहे के माध्यम से ज्येष्ठ महीने की दोपहर की प्रचंड का वर्णन किया है। व्याख्या बिहारी ने ज्येष्ठ की दोपहरी के उस समय का वर्णन किया है जब सूर्य के ठीक सिर के ऊपर होता है। वे लिखते हैं कि ऐसी दोपहरी में छाया भी किसी छाया के तले जाने की इच्छा रखती है। वह छाया दोपहर के समय अत्यंत घन में शरीर रूपी घर में प्रवेश करना चाहती है। अर्थात जेठ की दोपहरी में किसी वृक्ष अथवा घर की छाया दिखाई नहीं पड़ती हुए वृक्ष अथवा घर के आकार में ही सिमट जाती है। विशेषतः ज्येष्ठ की दोपहरी का अत्यंत सूक्ष्म एवं अनुभूति परक विवरण, मध्यांत बेला, स्वाभाविक प्रकृति चित्रण, सदन तन के रूपक अलंकार, 53 हा बदनु उघारी, दृग सफल करे सब कोई, रोज सरो जनु कै परे हंसी शशि की होई। शब्दार्थ हाँ ब्रज भाषा का सविनय संबोधन, बदनु मुख, रोज विपत्ति में रोना पीटना, सरोजनु नयन रूपी कमल, शशि मुख रूपी चंद्रमा। संदर्भ प्रस्तुत दोहा रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि बिहारी लाल की एकमात्र रचना बिहारी ससई से उद्धृत है। प्रसंग प्रस्तुत दोहे में एक रूठी हुई अथवा मनौती नायिका की सखी उसके अनुरोध करती है कि वह घूंघट उठाकर नायक को अपना मुख चंद्र दिखाए। व्याख्या बिहारी ने अत्यंत अतिशयोक्तिपूर्ण तरीके से नायिका के मुख का वर्णन किया है। नायिका की रसी उसे विनम्र अनुरोध करती है कि वह अपने मुख से घूंघट उठाए, तुम्हारे दर्शन से हम सभी के नयन सफल हो जाएंगे। साथ ही इस चंद्रमा रूपी मुख को देखकर नायक के कमल रूपी नयन भी संकटग्रस्त होकर रोने लग जाएंगे। आगे वे कहती हैं कि तुम्हारे मुख के दर्शन से तुम्हारी सौतों की हंसी होगी, अर्थात उनकी सुंदरता तुम्हारे समक्ष ठहर नहीं पाएगी। विशेषतः नायिका की सुंदरता का अद्वितीय वर्णन किया गया है। 54 होमति सुखु करी कामना, तुम ही मिलन की लाल, ज्वालामुखी सी जरती लखी लगनी अग्नि की ज्वाल। शब्दार्थ होमती हवन करती है, आहुति देती है, लगनी चित्त की लगन, अनुराग ज्वाला लपट। संदर्भ प्रस्तुत दोहा रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि बिहारी लाल की एकमात्र रचना बिहारी ससई से उद्धृत है। प्रसंग प्रस्तुत दोहे में नायिका की सखी नायक से मिलने की कामना में दग्ध होने वाली नायिका का वर्णन करती हैं। व्याख्या सखी नायक से कहती हैं कि तुम्हारी प्रेमिका अपने समस्त सुखों को अग्नि में आहुति रूप में अर्पण करती रहती हैं। तुम्हारी प्रेम रूपी ज्वाला को अपने भीतर सदैव प्रदीप्तिमान करके वह ज्वालामुखी के समान ही जलती रहती हैं। अर्थात नायक से मिलने हेतु नायिका अपने समस्त सुखों का त्याग कर रही है। ज्वालामुखी जिस प्रकार अपने भीतर हमेशा अग्नि को छुपाए रखता है, उसी प्रकार नायिका
भी सपत्नी के कारण हृदय में ईर्ष्या रूपी अग्नि छिपाए हुए हैं। विशेषतः प्रस्तुत दोहे में वर्णित नायिका पूर्वानुरागिनी वियोगिनी कोटि की प्रतीत होती है। ज्वालामुखी की उपमा देकर कवि ने अपने भौगोलिक ज्ञान का भी परिचय दिया है। वियोग श्रृंगार का बेहद मार्मिक दृश्य प्रस्तुत किया गया है। 55 सितारे सायक सममायक नयन रंगे त्रिविधि रंग गात, झखौ बिलखी दूरी जात जल लखी जल जात ल जात। शब्दार्थ संयम संध्या काल मायक मायावी त्रिविधि रंग श्वेत श्याम और अरुण 3 प्रकार के रंग, झखौ मछली, बिल लखी दुखी होकर दूर जात जल में छिप जाना, जल जात कमल ल जात संकुचित होना। संदर्भ प्रस्तुत दोहा रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि बिहारी लाल की एकमात्र रचना बिहारी सतसई से उद्धृत है। प्रसंग प्रस्तुत दोहे में सांध्य काल में नायक से नायिका के नेत्रों के अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा की गई है। व्याख्या: नायक के समक्ष संध्या कालीन सरोवर के तट पर बैठी नायिका के नेत्रों की प्रशंसा करते हुए सखी कहती हैं कि संध्या के समय उसके मायावी नयन 3 रंग अर्थात श्वेत श्याम व अरुणिमा में रंग जाते हैं। इन नयनों की चपलता देखकर मछलियां भी जल में छिप जाती हैं तथा नयनों की स्वच्छता देखकर सरोवर के कमल लज्जा से संकुचित होने लगते हैं। विशेष संध्याकालीन आकाश में 3 रंगों के साथ नेत्रों की 3 रंगों की तुलना करके बिहारी ने प्रकृति को अत्यंत नजदीकी से देखने परखने की अपनी प्रतिभा को भी रेखांकित किया है। प्रतीकार्थ रूप में उस सरोवर को संकेत स्थान भी माना जा सकता है जहां नायक नायिका प्रतिदिन मिलते हैं। नायिका के नेत्रों की मादकता से रीझकर इसके नायक के स्वगत कथन होने की भी संभावना है। नेत्रों के लोक प्रसिद्धि उपमान मछली और कमल को भी प्रस्तुत नायिका के नेत्र के समक्ष अपनी पराजय स्वीकारते हुए दिखाई गया है। मत संध्याकालीन प्राकृतिक वर्णन भी प्रशंसनीय है। रूपक व उपमा अलंकार का बेहद सधा हुआ प्रयोग है। 56 मरी डारी की टरी बिथा कहा खरी चली जाही, रही कराही अति अब मुँह आही न आही। शब्दार्थ: डारी पड़ी टरी टल जाना, चाही देखने की इच्छा करना, कराही अत्यधिक दुख के कारण हाय हाय करना। संदर्भ प्रस्तुत दोहा रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि बिहारी लाल की एकमात्र रचना बिहारी सतसई से उद्धृत है। प्रसंग: एक सखी द्वारा दूसरी सखी से नायिका की वियोग जनित अत्यधिक व्यथा व करुणा दशा का चित्रण प्रस्तुत किया गया है। व्याख्या: प्रस्तुत दोहे में एक सखी दूसरी से कह रही है कि हे सखी, तुम यहाँ खड़ी होकर क्या कर रही हो? चलकर उसे नायिका को देखो कि वह मरी पड़ी हुई है अथवा उसकी विरह जनित व्यथा टल गई है। वह विरह वेदना से करा रही थी किंतु इस समय उसके मुख से आ भी निकल नहीं रही है। अर्थात नायिका व्यथा की अधिकता के कारण जड़ता की दशा में पहुंच चुकी है। विशेष वियोग की दशम दशा जड़ता में नायिका को दर्शाया गया है। बिहारी की सधी हुई गढ़ी हुई और परिष्कृत ब्रज भाषा का सौंदर्य दृष्टव्य है। 57 कहा भयो जो बिछुरे मानु तो मन साथ, जड़ी जाऊ कीत हु ताऊ गुड़ी उड़ायक हाथ। शब्दार्थ: कहा भाइयों क्या हुआ, कित हु किसी भी तरफ, गुड़ी गुड्डी पतंग उड़ाने वाले। संदर्भ प्रस्तुत दोहा रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि बिहारी लाल की एकमात्र रचना बिहारी सतसई से उद्धृत है। प्रसंग प्रस्तुत दोहे में नायक से दूर रहकर एक नायिका पत्र के माध्यम से अपने प्रेम की अनन्यता को व्यक्त करती है। व्याख्या: नायक से दूर होने के बाद नायिका पत्र के माध्यम से कहती है कि यदि हम लोग बिछड़ गए हैं तो क्या हुआ, दूर रहकर भी मेरा मन सदैव तुम्हारे साथ ही तो बधा हुआ है। जिस प्रकार आकाश में कहीं भी उड़ते हुए पतंग की डोरी उड़ने वाले के हाथ में होती है और वह उसे जब चाहे तब अपने अनुसार नियंत्रित कर सकता है, ठीक उसी प्रकार मेरे मन की डोरी तुम्हारे हाथ में है और तुम जब चाहो मैं तुम्हारे समीप हो सकती हूँ। अर्थात नायिका दूर रहकर भी नायक के प्रेम वश से वशीभूत
वशीभूत है। विशेषतः प्रस्तुत दोहे में नायिका प्रवासी है, प्रेम की अनन्यता को प्रदर्शित किया गया है। नायिका ने स्वयं को पतंग व नायक को उड़ायक बताकर प्रेम में समर्पण को इंगित किया है। प्रतीकार्थ में इस दोहे का अर्थ भक्त भगवान अथवा शिष्य गुरु के संदर्भ में भी ग्राहित किया जा सकता है। 58 लखि लोन लोइननु कै कोई ननु होई न आजु कौन गरीबू निवाजिबे तूठयो रतिराजु। शब्दार्थ लोने लवणे युक्त लोननु लोचनु को इनु कोयों से आंखों की श्यामता, पुतली के दोनों ओर के श्वेत भाग कोये कहलाते हैं। गरीबू गरीब निर्धन, निवाजिब कृपा पात्र होने वाला प्राणी, तुट्यो दुष्ट हुआ, ऋतुराज कामदेव। संदर्भ प्रस्तुत दोहा रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि बिहारी लाल की एकमात्र रचना बिहारी सतसई से उद्धृत है। प्रसंग प्रस्तुत दोहे में नायिका के हाव भाव में कामदेव की झलक का आभा पाकर सखी परिहास करती है। व्याख्या: इस दोहे में सखी परिहास करती हुई नायिका से कहती हैं कि तुम्हारे नेत्रों के कोए की सुंदरता देखकर आज कौन सा है जो तुम्हारा न हो जाए, परंतु यह तो बताओ कि आज तुम्हारी कृपा दृष्टि किस गरीब अर्थात प्रेम वंचित व्यक्ति पर होने वाली है। कौन है वह जिस पर आज कामदेव स्वयं प्रसन्न होना चाहता है। विशेष: रत्नाकर जी ने प्रस्तुत दोहे की नायिका को उल्टा के अर्थ में लिया है। नेत्रों की सौंदर्यता का वर्णन किया गया है। नायिका के कनिष्ठ की बजाय स्वच्छंद प्रेम को दर्शाया गया है। सखी के द्वारा नायिका का परिहास कराकर बिहारी अपनी बात को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत कर पाए हैं। 59 शीतलता तारुव सुबास कौ घटे न महिमा मुरु पीनस वारे जो तजियो सोर जानी कपूरु। शब्दार्थ: शीतल तारु शीतलता और सुबास सुगंध, मुरु मूल जड़, पीनस वरे पीनस वाले रोग ने पीनस नाक में होने वाला एक रोग विशेष है जिसे से रोगी को गंध का अनुभव होना रुक जाता है। सोरा सोरा अर्थात मिट्टी से निकला हुआ एक खारा पदार्थ। संदर्भ प्रस्तुत दोहा रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि बिहारी लाल की एकमात्र रचना बिहारी सतसई से उद्धृत है। प्रसंग: बिहारी प्रस्तुत दोहे के माध्यम से कहते हैं कि यदि गुण न जाने वाले किसी व्यक्ति द्वारा गुणी व्यक्ति का निरादर किया जाता है तो गुणी व्यक्ति की महिमा कम होने लगती है। व्याख्या: प्रस्तुत दोहे में बिहारी कहते हैं कि पीनस रोग से पीड़ित किसी व्यक्ति ने कपूर की सुगंध का अनुभव नहीं करने के कारण इसे सोरा समझकर ग्रहण नहीं किया है तो इससे कपूर की शीतलता व सुगंध में कोई कमी नहीं आती है। अर्थात यदि कोई अज्ञानी व्यक्ति अपनी अज्ञानता के कारण गुणी व्यक्ति के गुणों का आदर नहीं करता है तो इसे गुण व्यक्ति के गुणों में कोई कमी नहीं आती है। विशेष: बिहारी के श्रृंगार के अतिरिक्त सतसई में अन्य विषयों का भी स्पर्श किया है जो इस दोहे में भी दिखाई देता है। नीति वचन का सुंदर रूप दिखाई देता है। 60 कागज पर लिखत न बनत कहत संदेशु ल जात कहियो सबु तेरो हियो मेरे हिय की बात। शब्दार्थ: कागज कागज, संदेशु संदेश, हिय हृदय। संदर्भ प्रस्तुत दोहा रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि बिहारी लाल के एकमात्र रचना बिहारी सतसई से उद्धृत है। प्रसंग प्रस्तुत दोहे में नायिका कहती है कि मेरी जो विरह व्यथा है उसे पत्र के माध्यम से लिख पाना असंभव है। व्याख्या: नायिका कहती है कि काम्य, स्वेद, अश्रु आदि के कारण मुझे से कागज पर विरह वृत्तांत नहीं लिखा जा सक रहा है तथा संदेश वाहक के माध्यम से उस विरह वृत्तांत को तुम्हारे पास भेजने के लिए मुझे लाज आती है। आगे नायिका कहती है कि मैंने जितना पत्र में लिखा है उतना पढ़कर ही तुम्हारा हृदय मेरे हृदय की शेष बातें समझ जाएगा, इसका मुझे पूर्ण विश्वास है। अर्थात नायिका स्वयं नायक के अनन्य प्रेम की अनुभूति को किसी और के समक्ष प्रस्तुत नहीं करना चाहती है और उम्मीद करती है कि नायक बिना कुछ कहे सब कुछ समझ जाए। विशेष वियोग श्रृंगार की मनोरम अभिव्यक्ति हुई है। प्रस्तुत दोहे में तुल्य अनुराग का उद्घाटन किया गया है। प्रेम में हृदय के सामने की
और संकेत विरोधाभास अलंकार का छठा दर्शनीय है।